हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी द्वारा दोस्तों आयोजित किए जाने वाले आपकी जो ईओ और आरओ जो भर्ती परीक्षा दोस्तों 2025 है, भर्ती परीक्षा दोस्तों जो 2025 है भाई, उसके लिए आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 16वां मॉडल पेपर है, आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से फुल डिटेल सॉल्यूशन किया गया और सॉल्यूशन दोस्तों इस कदर से किया गया है कि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप दोस्तों हमारी इस ईओआरओ मॉडल पेपर सीरीज को आपकी एग्जाम तक दोस्तों अगर कंटिन्यू देखते हो ना, तो दोस्तों आपकी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक लेवल दोस्तों ऊपर की तैयारी होगी। ये 100% दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला ही प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है और क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों किस लेवल का क्वेश्चन है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था। कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज चौहान या दोस्तों अर्णोराज चौहान। बताइए दोस्तों हमारी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों कौन से अभिलेख के अनुसार, तो शिवालिक अभिलेख के अनुसार। ये शिवालिक अभिलेख क्या है इसके बारे में भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके अनुसार इस चौहान शासक ने दोस्तों गजनी के अमीर खुसरो शाह को दोस्तों क्या हराया था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों ठीक से देखना भाई, शिवालिक अभिलेख के अनुसार इसने अपने राज्य की सीमाओं का दोस्तों अत्यधिक विस्तार किया। उसने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह व दिल्ली के शासक दोस्तों तोमर तंवर को दोस्तों परास्त किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। दिल्ली के तोमर शासक तंवर को भी दोस्तों इसने परास्त किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ये तो होगी दोस्तों आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ के द्वारा दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें आपकी शिवालिक अभिलेख की, तो शिवालिक अभिलेख क्या है तो उसकी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर नीचे देखना भाई, नीचे देखना दोस्तों, दिल्ली से फिरोज कोटला से अशोक के स्तंभ लेख पर विशल देव चौहान का एक लेख उत्कीर्ण है, जो दोस्तों विक्रम संवत 1220 इसी संवत से दोस्तों 1163 का है, तथा इसे दोस्तों शिवालिक स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं। कंप्लीट आपका दोनों डाउट दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। शिवालिक अभिलेख क्या है और दोस्तों किसने दोस्तों गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था, ठीक है। आते हैं दोस्तों फिर से हमारे क्वेश्चन पर। यहां पर दोस्तों आपके दोनों डाउट क्लियर हो चुके हैं। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं जो बार बार एग्जाम में दोस्तों रिपीट होते हैं, नोट करते जाएगा। एक नंबर लगाना है दोस्तों। सबसे पहले इसे दोस्तों विशल देव चौहान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, विशल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। किस चौहान शासक को विशल देव चौहान के नाम से जाना जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ को। कंफ्यूज नहीं होना है। 2 नंबर लगा के लिखना, इसे दोस्तों कवि बांधव की उपाधि दी गई, कवि बांधव की दोस्तों उपाधि दी गई। और दोस्तों किसने उपाधि दी थी, तो ध्यान रखना दोस्तों इसको उपाधि दी थी जयनायक भट्ट ने। जयनायक भट्ट ने दोस्तों इसको क्या दी थी, कवि बांधव की उपाधि दी थी विग्रहराज चतुर्थ को। स्वयं दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं, यहाँ पे नोट करना, इसने खुद ने ही दोस्तों एक नाटक की रचना की थी जिसे कहते हैं हरिकेली नाटक। नोट करना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरिकेली नाटक की रचना की थी। काफी बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित हरिकेली क्या है, एक रचना है, नाटक है, तो ध्यान रखना एक नाटक है हरिकेली, ठीक है। इसके अलावा इसी विग्रहराज चतुर्थ का एक दरबारी कवि था जिसे कहते हैं दोस्तों सोमदेव। क्या कहते हैं, सोमदेव। ये इसका दरबारी कवि था। इसके द्वारा एक रचना है दोस्तों ललित विग्रहराज, यहाँ पे नोट करना, ललित विग्रहराज की दोस्तों रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है, सोमदेव। किसका दरबारी कवि था, विग्रहराज चतुर्थ का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों इसी विग्रहराज चौहान ने दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अजमेर में दोस्तों एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था। संस्कृत पाठशाला का दोस्तों निर्माण किया था। बिल्कुल दोस्तों आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है और ऐसा कंटेंट शायद ही कहीं आपको पूरे यूट्यूब पर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। कालांतर में दोस्तों इस संस्कृत पाठशाला को दोस्तों जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी उसका एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन
ऐबक ने दोस्तों इसे 2.5 दिन के झोंपड़े में दोस्तों चेंज कर दिया था। 2.5 दिन के झोंपड़े में, अरे 2.5 दिन का झोंपड़ा है ना अजमेर में, उसमें दोस्तों ये एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी पहले, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। पूरा कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो चुका है, मुझे लगता है कोई डाउट दोस्तों आपके पास नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके अलावा देखिए दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल में थोड़ी थोड़ी इनके बारे में भी कर लेता हूं। अर्णोराज चौहान के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसने अजमेर में जो आना सागर झील है, जो आना सागर झील है, इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों इसने अजमेर में जो वराह मंदिर है ना, वराह मंदिर, इसका निर्माण भी इसी अर्णोराज ने करवाया था। अजय राज की बात करूं तो दोस्तों इसने 1113 ईस्वी में, यहाँ पे नोट करना भाई, 1113 ईस्वी में दोस्तों अजमेर शहर की स्थापना की थी। अजमेर शहर की दोस्तों स्थापना की थी इसने। और अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण भी दोस्तों इसी ने करवाया था, जिसे गढ़ बीठली के किले के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। गढ़ बीठली का किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? तो दोस्तों इसी अजयराज चौहान ने करवाया था, जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज दोस्तों तरते के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल बता देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान तरते को दोस्तों अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसके अलावा इसी पृथ्वीराज चौहान तरते को दोस्तों यहाँ पे नोट करना दोस्तों दलपुंगल के नाम से जाना जाता है। दलपुंगल, ठीक है। इसी पृथ्वीराज चौहान तरते को दोस्तों राय फितौरा के नाम से जाना जाता है। राय फितौरा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको Q50 जीके क्लासेस पर देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपकी जो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर आप क्या टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखे हो क्या ईओ और उससे संबंधित। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी ईओ और आरओ जो भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित दोस्तों हम टोटल आपको 21 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पर दोस्तों आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दोस्तों इसमें कवर किए गए। 21 ऑनलाइन टेस्ट रहने वाले, प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों आपको टोटल 120% दोस्तों मिलने वाले हैं। और हर एक टेस्ट का दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों फुल डिटेल सॉल्यूशन किया गया। और सॉल्यूशन इस कदर से किया गया है कि आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। डाउट नाम की जो चीज होती है ना स्टूडेंट में, वो दोस्तों आपकी खत्म हो जाएगी, पूर्णतः दोस्तों खत्म हो जाएगी। विद पीडीएफ ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट दोस्तों इसमें रहेगा, ध्यान रखना, जब चाहे तब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये भी रहता है कि सर अपडेट सिलेबस मिलेगा क्या, क्योंकि दोस्तों देखिए पिछली बार से लेकर अब की बार बहुत सारी योजनाओं का नाम चेंजेज हो चुका है, डेटा चेंजेज हो चुके हैं। तो आपको बताना चाहूंगा जनवरी 2025 तक का पूरा लेटेस्ट कंटेंट दोस्तों मिलने वाला है। और जो अभी आपकी आर्थिक समीक्षा 2024 और 2025 आई है वो भी दोस्तों इन टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है। बिल्कुल दोस्तों आप एक ऑथेंटिक जो कंटेंट है उसके द्वारा दोस्तों तैयार की गई टेस्ट सीरीज है। एक अफोर्डेबल प्राइस है दोस्तों 299 प्लस दोस्तों आपकी 10-15 रुपए कोई जीएसटी चार्ज लगेगा। तो टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 317 रुपए दोस्तों पे करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। 80 से 90% तक का कंटेंट यहां से दोस्तों हूबहू पूछा जाएगा, एक गारंटी देता हूं मैं दोस्तों आपको। बिल्कुल अगर कोई भी डाउट रहे तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। वरना आप दोस्तों डायरेक्ट भी Q50 जीके क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में दोस्तों आयोजित किया जाता है। वालन नृत्य, दाड़ नृत्य, राई नृत्य, दोस्तों ढोल नृत्य। आपको मालूम होगा दोस्तों जो ढोल नृत्य है वो दोस्तों थाकना शैली में आयोजित किया जाता है। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताऊं जो ढोल नृत्य है वो कहां का प्रसिद्ध है, तो जालोर का प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना, ढोल नृत्य। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा गया था क्या, कि दोस्तों राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने ढोल नृत्य को दोस्तों प्रोत्साहित किया था, प्रोत्साहित दोस्तों किया था, किस मुख्यमंत्री ने दोस्तों किया था। तो दोस्तों यहाँ पे नाम आता है जय नारायण व्यास का, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय नारायण व्यास राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोस्तों ने दोस्तों आपके जालोर के ढोल नृत्य को प्रोत्साहित करने का काम किया था। थाकना शैली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मैं बात कर लेता हूं यहां पर वालर नृत्य की। वालर नृत्य दोस्तों ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ग्रासिया जनजाति सिरोही में पाई जाती है आपकी ग्रासिया जनजाति, इसका सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। और इसमें खास बात यह है, इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार के जो वाद्य यंत्र होता है इसका प्रयोग दोस्तों नहीं किया जाता है। पहली बात नोट करना, पहली बात। दूसरी बात नोट करना, ये अर्धवर्ताकार रूप में दोस्तों, अर्धवर्ताकार
वृत्ताकार रूप में दोस्तों ये किया जाता है वाला नृत्य। ठीक है, इसमें दोस्तों महिलाएं और दोस्तों और पुरुष दोनों दोस्तों इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि केवल इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ध्यान रखना इसमें दोनों भाग लेते हैं, गलती नहीं करना आपको। ठीक है, बात करता हूं दोस्तों यहां पर देखिए राई नृत्य की। तो राई नृत्य को दोस्तों गौरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, धाड़ नृत्य क्या है? धाड़ नृत्य से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखा देता हूं, आपका मन दोस्तों गदगद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, भाई ऐसा कंटेंट देते हैं हम हमारे स्टूडेंट को। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यहां पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए, यहां पे नोट करना, आदिवासी क्षेत्र में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती हैं? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दहाड़ नृत्य। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये नृत्य सहरिया जनजाति का है, सहरिया जनजाति का दोस्तों नृत्य है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बिछुआ नृत्य भी सहरिया जनजाति का और लहंगी नृत्य भी सहरिया जनजाति का। और सहरिया जनजाति 12 की 2 तहसीलों में पाई जाती है, 12 जिले की 2 तहसीलों में पाई जाती है। एक तो किशनगंज हो गई, आपकी किशनगंज हो गई, और दोस्तों इसके अलावा शाहाबाद तहसील हो गई, शाहाबाद। तो भाई नोट कर लेना, ऐसा कंटेंट दोस्तों हमारी ईओआरओ टेस्ट सीरीज के हर क्वेश्चन में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों सिलेक्टेड कंटेंट है। 100 पेज की बुक को दोस्तों 100 पेज की बुक को 20 पेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो वाला कंसेप्ट फैक्ट आधारित टेस्ट सीरीज दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी हमारी ईओआरओ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, वरना आप दोस्तों Q50 जीके क्लासेज के नाम से भी दोस्तों Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। भाई मैं प्रचार नहीं कर रहा, ऐसा कंटेंट दोस्तों जो स्टूडेंट रियल में दोस्तों सीरियस होकर ईओआरओ की तैयारी कर रहा है उसके लिए दोस्तों एक कंटेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन को। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 2 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ढोल नृत्य। आगे देखिए दोस्तों, ये 1857 जो 1857 की क्रांति है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का कोई विद्यार्थी क्लास को देख रहा है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ढूंढ लो ठिकाना। ठीक है, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल दोस्तों जो ताज खां था वो निम्न में से कहां का शासक था? कितना गजब का प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर फतेहपुर शेखावाटी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये जालोर का शासक था। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है? आरपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है? जालोर माना है, ध्यान रखना। और जालोर ही इसका आंसर है भाई, ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले जो दोस्तों रतन सिंह चुंडावत था, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल दोस्तों कौन था? एक व्यक्ति और था, रतन सिंह चुंडावत नहीं दोस्तों, रतन सिंह चुंडावत नहीं था भाई। यहां पे नोट करना, रावत कृष्णदास चुंडावत की बात कर रहा हूं मैं, रावत कृष्णदास चुंडावत। देखिए गलती हो जाती है दोस्तों बोलने में, मैंने आपको बता दिया। रावत कृष्णदास चुंडावत जो महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल था दोस्तों, ये कहां का सामंत था? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सलुम्बर का सामंत था, इस बात का ध्यान रखना। सलुम्बर का सामंत था। इसके अलावा इसके गठबंधन में जो रावत सांगा ये कहां का शासक था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देवगढ़ का शासक था, देवगढ़। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो झालाबीदा थे ना, झालाबीदा दोस्तों कहां का शासक था? तो झालाबीदा दोस्तों यहां पे नोट करना, जो छोटी सादड़ी है यहां का दोस्तों शासक था। तो आपको ये भी दोस्तों भविष्य में क्वेश्चन पूछ सकता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, इनमें रावत कृष्णदास चुंडावत दोस्तों जो महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल था, वो कहां का सामंत था? तो सलुम्बर का सामंत था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो गलती नहीं करना आपको। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। भाई क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों आप, कितना गजब का लेवल है ना। इसी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू टपकेंगे। देखिए दोस्तों, उन लोक देवी देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी दोस्तों जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण है। मतलब गोरक्षा से संबंधित दोस्तों इन्होंने कार्य किए हैं। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और दोस्तों देव जी, है ना, देवनारायण जी। देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में दोस्तों 3 लोक देवता हैं। पीजीटी आपको याद करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। अरे वो वाला पीजीडी नहीं है, पीजीटी का मतलब है दोस्तों इसमें आपको याद करना ताकि आसानी से याद हो जाए।
पी का मतलब, जी का मतलब हो गया गोगा जी, और टी का मतलब हो गया तेजा जी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। गोगा जी हो गया, तेजा जी हो गया, पाबू जी हो गया, तो उत्तर नंबर 1 2 3, उत्तर नंबर 1 2 3 दोस्तों इसमें कहीं है क्या 1 2 3, 1 2 3 एवं 4, इसमें तो दोस्तों ऑप्शन में ही नहीं है 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई इसमें 4 भी दे रखा है, हो सकता है दोस्तों जो देव जी हैं उन्होंने भी दोस्तों गोरक्षा से संबंधित कुछ कार्य किए होंगे, मुझे दोस्तों इनके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन ये 3 जो लोक देवता है, ध्यान रखना, ये 3 जो लोक देवता है इन्होंने दोस्तों गोरक्षा से संबंधित दोस्तों कार्य किए। देखिए कैसे, गोगा जी ने दोस्तों जो आपका महमूद गजनवी है, यहाँ पे नोट करना, जो महमूद गजनवी है, बहुत ही गजब की डिटेल दोस्तों आपको बता रहा हूँ। महमूद गजनवी ने से दोस्तों इसने गोरक्षा की थी, गोरक्षा की थी, मतलब दोस्तों गायों को बचाने का कार्य किया था महमूद गजनवी से, किसने, गोगा जी ने किया था। और दोस्तों इसी कारण गोगा जी को दोस्तों महमूद गजनवी ने किसकी उपाधि दी थी दोस्तों, जहार पीर की उपाधि दी थी, जहार पीर की उपाधि दी थी। अभी इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा गया है कि महमूद गजनवी के समकालीन कौन सा लोक देवता था राजस्थान का, तो गोगा जी था। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। पहली बात आपकी कंप्लीट। यहां पर देखिए दोस्तों दूसरी बात करता हूं मैं तेजा जी की। तेजा जी ने दोस्तों यहां पे नोट करना, बड़े गजब की बात बता रहा हूं, मेर के मीणाओं से दोस्तों, मेर के मीणाओं से दोस्तों है ना, जो लाछा गुजरी थी ना, लाछा गुजरी, इसकी गायों की रक्षा की थी। लाछा गुजरी की गायों की दोस्तों रक्षा किसने की थी, गायों की रक्षा किसने की थी भाई, तो तेजा जी ने की थी। इस बात का ध्यान रखना, मेर की मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा कौन से लोक देवता ने की थी, तो तेजा जी ने की थी। मैं बात करता हूं दोस्तों लोक देवता पाबू जी की, तो इसे दोस्तों ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। इसने दोस्तों अपने विवाह में 4 फेरे लेकर ही दोस्तों, 4 फेरे लेकर ही बीच में ही दोस्तों जो देवल चारिणी की गाय थी, देवल चारिणी, यहां पे नोट करना, देवल चारिणी की गायों को दोस्तों किससे छुड़ाने के लिए दोस्तों, तो यहां पे नोट करना, जींद राव खींची से, जींद राव खींची से दोस्तों अपने विवाह में बीच में ही उठकर दोस्तों देवल चारिणी की गायों को छुड़ाने के लिए दोस्तों ये गए थे पाबूजी, लोक देवता पाबूजी। तो उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको अलग अलग बता दिया, गोगा जी महमूद गजनवी से गायों की रक्षा की थी, तेजा जी ने दोस्तों मेर की मीणाओं से गायों की रक्षा की थी, लाछा गुजरी की, और दोस्तों लोक देवता पाबू जी ने देवल चारिणी की गायों की रक्षा की थी जींदराव खींची से। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा, और क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था, या किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों राजस्थान में मिलाया गया था। भाई बात हो रही है राजस्थान एकीकरण के समय की, राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण के समय की दोस्तों बात हुई है। 7वें चरण मतलब 1 नवंबर 1956 के समय की दोस्तों ये बात हो रही है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको दोस्तों फजल अली समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पूरी डिटेल दोस्तों हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों अच्छे से देखना, राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली की अध्यक्षता में गठित है, मतलब दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग को फैजल अली समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष कौन था, फैजल अली की सिफारिशों के अनुसार दोस्तों सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलें, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, ध्यान रखना मध्य प्रदेश का क्षेत्र था दोस्तों सुनेल टप्पा, जिसे दोस्तों और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था, 1 नवंबर 1956 को। आगे देखना, तथा राज्य के झालावाड़ जिले का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में विलय कर दिया था, किसके बदले में दोस्तों, सुनेल टप्पा के बदले में, मतलब एमपी से दोस्तों राजस्थान में क्या मिलाया गया, सुनेल टप्पा मिलाया गया, सुनेल टप्पा दोस्तों मिलाया गया, और बदले में राजस्थान से क्या दिया गया, तो झालावाड़ जिलों का सिरोंज क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, और राजस्थान एकीकरण की पूर्ण आहुति दी थी, मतलब राजस्थान एकीकरण दोस्तों पूरा हुआ था ये करने के बाद में। तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में दोस्तों सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, बात कर लेता हूं थोड़ी सी दोस्तों शंकरराव समिति की, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना।
इस समिति का गठन दोस्तों ध्यान रखना, इसमें कितने सदस्य थे, इसमें टोटल 3 सदस्य थे दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें टोटल 3 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष था दोस्तों, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे भाई इसमें। इसका अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर शंकर राव, ठीक है। इसमें इसका 2 सदस्य थे, एक तो प्रभुदयाल, ठीक है, एक था दोस्तों आर के सिद्धव। तो टोटल 3 सदस्यीय समिति थी दोस्तों, डॉक्टर शंकरराव देव समिति। राजस्थान एकीकरण के दौरान इसे गठित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, इस समिति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको। राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण हो रहा था, बड़ी गजब की बात बताने वाला हूं। प्रथम चरण हो रहा था, तो उसमें जब धौलपुर और भरतपुर रियासतों की जनता को दोस्तों, रियासतों की जनता की राय जानने के लिए मतलब वो राजस्थान में मिलना चाहती हैं या दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती हैं, राजस्थान में मिलना चाहती हैं या उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती हैं, तो आपके भरतपुर और धौलपुर जिलों की जनता की राय जानने के लिए इस समिति का दोस्तों गठन किया गया था। शंकरराव देव समिति का गठन, टोटल 3 सदस्यीय दोस्तों इस समिति थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसी समिति की सिफारिश पर यहाँ पे नोट करना, इसी समिति की सिफारिश पर दोस्तों राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का विलय दोस्तों 15 मई 1949 को राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में दोस्तों किया गया था। मतलब मत्स्य संघ का विलय राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण ग्रेटर राजस्थान में दोस्तों किया गया था। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पी सत्यनारायण राव समिति की मैं बात करूं, ये भी एग्जाम के पॉइंट से बड़ी इंपॉर्टेंट समिति है। राजस्थान एकीकरण के दौरान जब दोस्तों जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था, इसी समिति की सिफारिश पर, पहली बात। दूसरी बात यहां पे नोट करना, राजस्थान जो आरपीएससी आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी का मुख्यालय दोस्तों इस समिति की सिफारिश पर अजमेर रखा गया था, ठीक है। और 1958 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया, तो इसी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। और राजस्थान हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर दोस्तों इसी समिति की सिफारिश पर दोस्तों रखी गई थी। ध्यान रखना, पी सत्यनारायण राव समिति। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। जी हाँ भाई, क्या बोल रहे हो, राजस्थान भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, सुनील टप्पा। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर दोस्तों राजस्थान में मिलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों आपको बता रहा हूं, एप्लीकेशन का लिंक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको Q50 जीके क्लासेज के नाम से डाउनलोड करना है, Q50 जीके क्लासेज के नाम से डाउनलोड करना है। अभी आप जिस YouTube चैनल पर ये जो वीडियो देख रहे हो, वही नाम आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है और वही लोगो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वैसे लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। आगे देखिए भाई, आगे यहां पर देखिए दोस्तों, आगे आपको दिखा देता हूं मैं। यहां पर देखिए दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है, थली, दादकी, देवड़ावाटी किस उपबोलियां हैं दोस्तों, कि ना किसकी उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की, बागड़ी की, मेवाती की या हाड़ौती की। तो मारवाड़ी भाषा की दोस्तों उपबोलियां हैं। और मारवाड़ी भाषा की और कौन कौन सी उपबोलियां हैं, तो ध्यान रखना, एक तो है बागड़ी, ये रही बागड़ी, ठीक है। इसके अलावा सेकावाटी भी दोस्तों मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। इसके अलावा दोस्तों खेराड़ी, यहाँ पे नोट करना, खेराड़ी। इसके अलावा दोस्तों गोडवाड़ी जो जालोर जिले में बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों क्या है भाई, ये सभी भाषा दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियां, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें देवड़ावाटी भाषा सिरोही में बोली जाती है, ध्यान रखना, सिरोही में बोली जाती है। अब इसमें दोस्तों देखिए आप कंफ्यूजन होंगे, एक तो है दाद की और एक कहते हैं दोस्तों डड की, है ना, डडकी। ये दोनों भाषा दोस्तों कहां पर बोली जाती है, ये बाड़मेर में बोली जाती है। इस बात का ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट भाषाएं, बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा गोडवाड़ी मैंने आपको बता दिया, ये आपकी जालौर में बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा। मेवाती भाषा दोस्तों अलवर में बोली जाती है, लेकिन ये मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, मेवाती, ध्यान रखना, ठीक है। हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारा झालावाड़ में बोली जाती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों खेराड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आपको बताना चाहूंगा खेराड़ी भाषा दोस्तों साफरा भीलवाड़ा के अंतर्गत बोली जाती है, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे नोट करना भाई, क्या क्वेश्चन है,
ठक्कर बापा ने दोस्तों भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहां भील आश्रम की दोस्तों स्थापना की थी? भाई बहुत ही गजब का प्रश्न है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मानगढ़, ऋषभदेव, खंडलाई या दोस्तों लसाड़िया। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर खंडलाई करेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋषभदेव उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी भील आश्रम की। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि माणिक्यलाल वर्मा ने खंडलाई आश्रम की स्थापना दोस्तों, है ना, कहां पर और दोस्तों कब की थी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने भील शिक्षा के लिए खंडलाई आश्रम की स्थापना दोस्तों की थी? ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे पूछ ले तो आपको माणिक्यलाल वर्मा करना है इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम बताते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर एक Q50 जीके क्लासेस पर पढ़ रहे हो आप दोस्तों, आप जहां पर आपको एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन के साथ आपका डाउट दोस्तों क्लियर किया जाता है। ऐसा कंटेंट शायद ही कहीं दोस्तों आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों आते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर आप अपनी कोचिंग की क्या करते हो, बड़ाई करते हो? सर भाई बड़ाई इसलिए करता हूं क्योंकि ऐसा कंटेंट हम देते हैं, इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया था? क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना गजब का लेवल है। काबुल, बंगाल, मालवा और दोस्तों उत्तर पश्चिमी प्रांत। भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालवा पर दोस्तों इसने मुगल सेनानायक के या दोस्तों सूबेदार के रूप में कार्य ही नहीं किया। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 3। देखिए दोस्तों आमेर के राजा जो मानसिंह प्रथम थे, इन्होंने दोस्तों काबुल में, यहां पे नोट करना, काबुल हो गया, बिहार हो गया, काबुल, बिहार, बंगाल है, 3 जगह तो ये ठीक है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी प्रांत चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर दोस्तों सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत। यहां पर दोस्तों इसने सेना नायक के रूप में कार्य किया है, केवल सेना नायक के रूप में कार्य किया है। अगर आपको पूछ ले कि मानसिंह प्रथम सूबेदार के रूप में कहां पर काम नहीं किया है, यहां पे नोट करना, सूबेदार के रूप में, अगर सेना नायक के रूप में दोस्तों अगर आपको जगह सूबेदार पूछ ले, सूबेदार के रूप में काम नहीं किया है, तो ध्यान रखना मानसिंह प्रथम ने टोटल 3 जगह ही दोस्तों सूबेदार के रूप में कार्य किया है। कौन कौन से? 1585 में सबसे पहले दोस्तों इसने कार्य किया। 1585 में से काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। 2 नंबर पे दोस्तों नोट लगा लेना, इसे 1587 में दोस्तों, 1587 में दोस्तों इसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कहां का? बिहार का सूबेदार दोस्तों नियुक्त किया गया था। और दोस्तों 1594 में दोस्तों इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्रम भी दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि दोस्तों 1585 में काबुल का सूबेदार, 1587 में बिहार का सूबेदार और 1594 में बंगाल का सूबेदार। जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहां पर इसी क्वेश्चन को घुमाकर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि दोस्तों देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1585 में काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया, काबुल का सूबेदार। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता है आपको क्या पूछा गया था? जब 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दिवेर के युद्ध के पश्चात, दिवेर के युद्ध के पश्चात दोस्तों, दिवेर के युद्ध के पश्चात अकबर ने दोस्तों आमेर के शासक मानसिंह प्रथम को कहां का सूबेदार नियुक्त किया था? तो अब आपको मालूम होना चाहिए दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ, तो 1585 में से काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार भी एग्जाम में पूछा गया है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 1587 में इसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है, बिहार का सूबेदार। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मानसिंह प्रथम अपने पिता भगवंत दास की मृत्यु के समय, अपने पिता भगवंत दास, इसके पिता का नाम दोस्तों भगवंत दास था, इसकी मृत्यु दोस्तों 1589 में हुई थी, 1589 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो अपने पिता भगवंत दास की मृत्यु के समय कहां का सूबेदार था? तो ये दोस्तों बिहार का सूबेदार था। इस प्रकार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट यहां पर कवर होता है। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो दोस्तों ये विवाह की प्रथा है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस टाइम तो वैसे विवाह हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, लेवल देखिए क्वेश्चन का। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कितना गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। इसके प्रथम अधिवेशन और तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष एक ही था, कौन? जमनालाल बजाज। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? पहली बात तो दिसंबर
दिसंबर 1918 में हुई थी। इस बात का ध्यान रखना। कहां पर हुई थी? तो दोस्तों जो दिल्ली का चांदनी चौक है वहां पर मारवाड़ी पुस्तकालय है। दिल्ली के चांदनी चौक पर जो मारवाड़ी पुस्तकालय है वहां पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और वहीं पर दोस्तों इसका क्या प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। तो प्रथम अधिवेशन कहां हुआ इसका नोट लगा के लिखना दोस्तों। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशनों का क्रम दोस्तों आपको बता रहा हूं। इसके टोटल 4 अधिवेशन हुए थे। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ, मारवाड़ी पुस्तकालय। अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। ठीक है। 2 नंबर पे नोट लगा रखना, इसका द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ। तीसरा अधिवेशन दोस्तों इसका हमारे राजस्थान में हुआ था, अजमेर में। कब हुआ था दोस्तों? अगर डेट पूछ ले तो दोस्तों 1918 में दोस्तों इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, सॉरी 1920 में दोस्तों इसका अधिवेशन हुआ था अजमेर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी भी दोस्तों जमनालाल बजाज ने ही की थी। इस बात का ध्यान रखना। 1920 में अजमेर में इसका अधिवेशन हुआ। 4 नंबर लगा के लिखना दोस्तों। इसका अधिवेशन, चौथा अधिवेशन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों इसका अधिवेशन हुआ था। तो ये अधिवेशनों का क्रम भी दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है। दिल्ली पहला अधिवेशन, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर, चौथा दोस्तों नागपुर। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया है राजपूताना मध्य भारत सभा से। इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं के नाम दोस्तों ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकर्ता राजपूताना मध्य भारत सभा से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, चांदकरण शारदा, जमनालाल बजाज। 4 कार्यकर्ता तो ये हैं इसके अलावा इसके 3 कार्यकर्ताओं के नाम और याद रखना है आपको। कौन कौन से? अर्जुन लाल सेठी जिसने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी ना जयपुर में। ठीक है। इसके अलावा 4 नंबर पे लगा के लिखना गणेश शंकर विद्यार्थी। अरे वही बिजोलिया आंदोलन में दोस्तों आपका जो प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके अलावा देखिए दोस्तों 5 नंबर पे आपको याद करना है नरसिंह देव। ये दोस्तों इसके टोटल क्या थे? कार्यकर्ता थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं चाहता हूं जैसा भी क्वेश्चन पूछे वैसा आपका गलत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, आंसर करना चाहिए उसका। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो आप, किस लेवल का कंटेंट है। निम्नलिखित में से दयाल दास की रचनाएं और या रचनाएं दोस्तों कौन सी है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए बीकानेरी राठौड़ी ख्यात, बिल्कुल दयाल दास की रचनाएं। या आपको पूछ सकता है दयाल दास री ख्यात में किस राज्य के इतिहास का उल्लेख किया गया है? तो बीकानेर के राठौड़ों का उल्लेख किया गया। इस बात का ध्यान रखना। देश दर्पण दोस्तों दयाल दास की रचना नहीं है। देश दर्पण दोस्तों शंकरदान सामोर की रचना है। सामोर की रचना है। और इस रचना में दोस्तों शंकरदास सामोर ने अंग्रेजों को मूल्ख रा मीठा ठग कहा है। अंग्रेजों को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंग्रेजों को मूल्ख रा मीठा ठग दोस्तों किसने कहा है? तो शंकरदास सामोर ने कहा है। किस रचना में कहा है? तो देश दर्पण में कहा है। इस बात का ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों देखिए यहां पर देखिए, ये भी ए बी सी तो हो ही नहीं सकता, ए और सी भी नहीं हो सकता, केवल ए। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आरपीएससी ने मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है? ए और बी और सी माना है। लेकिन आपको दोस्तों सीधे सीधे दिख रहा है देश दर्पण शंकरदान सामूर की रचनाएं हमारी इसको। और आर्य ख्यान दूरथा ख्यान, ये दोस्तों आर्य ख्यान कल्पद्रुम दोस्तों दयाल दास की रचना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक दोस्तों कंटेंट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर से अगर मैं बता रहा हूं, अगर आप दोस्तों ईओआरओ को लेकर सीरियस में हो तो आप दोस्तों हमारी 21 ओनली सिलेक्टेड कंटेंट ग्रुप में ये टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर सकते हो। गारंटी दे रहा हूं 80% तक का कंटेंट दोस्तों यहां से हूबहू आपको पूछा जाएगा दोस्तों, गारंटी है भाई। क्योंकि हमारी टीम दोस्तों प्रॉपर रूप से ईओआरओ वैकेंसी पर काम करिए। जो एप्लीकेशन का लिंक है वो दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा, या दोस्तों आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पर Q50 GK क्लासेज के नाम से। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लोगो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वहां से दोस्तों 317 रुपए एक अफोर्डेबल प्राइस है, पे करके आप टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।